जय श्री राम। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज मित्तल। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने आया हूं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लॉ वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट वेदर यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट और इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। अगर आप किसी और फील्ड से भी रिलेट करते हैं, मतलब ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, एक कानून में और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है। आपने काफ़ी बार सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कह रहा है इसलिए हमने इसे ऐसा कर दिया, इंड एस ऐसा कह रहा है इसलिए हमने इसे ऐसा कर दिया, कभी कभी लॉ ऐसा कहता है हमने इसे इसलिए ऐसा कर दिया। तो आज हम थोड़े से इस क्वेश्चन पे अपनी थॉट्स को क्लैरिटी देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज लॉ। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, सर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता कौन है, ये कोई अथॉरिटी लाती है। अथॉरिटी सीजी भी हो सकती है, एसजी भी हो सकती है और एनी अदर बॉडी भी हो सकती है, सीजी और प्लस एसजी मिक्स होके भी ला सकती है। तो सर जो लॉ होता है वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्पोज बाय अथॉरिटी होते हैं। सर ये लाए क्यों जाते हैं, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है। लॉ को लाने का उद्देश्य होता है जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो उनके समाधान को करने के लिए लॉ लाया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब भी समस्याएं बढ़ेंगी तो लॉ जरूर आएगा, लॉ लाना पड़ेगा अथॉरिटी को उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज को मैकेनिज्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। सर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा अगर किसी शहर में बहुत कम लोग हैं तो वहां पर जितने भी चौराहे होते हैं वहाँ पर बहुत कम रेड लाइट्स होंगी, बहुत कम लाइट्स होंगी, क्योंकि उसका रीज़न यही होगा कि बहुत कम लोग हैं, आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, तो ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर, जैसे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, वो रीज़न उसी का यही है, सिग्नल्स पे आपको रुकना होता है। और रीज़न वही है कि जब बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ती हैं तो उसके समाधान के लिए लॉ आ जाता है। सर बहुत सारे लोग होंगे, लोगों को कंट्रोल करना होगा, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा, तो रेड लाइट रुक जाइए, ग्रीन लाइट चले जाइए, येलो लाइट थोड़े स्लो हो जाइए। आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं ताकि आप उन एक्टिविटीज से आपको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप उनको नहीं मानेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाती है जो अथॉरिटीज के द्वारा इम्पोज किया जाता है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, प्रॉब्लम्स आती ही क्यों हैं। प्रॉब्लम्स आने की वजह होती है पॉपुलेशन। जब जब देखिए कभी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बहुत सारी भीड़ होगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। इफ आई टॉक अबाउट योर होम, अगर मैं आपके घर की भी बात करूं, अगर घर में आप 2 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति रहता है, तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे, ज्वाइंट फैमिली में जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलेगा। तो कई बार घर का बड़ा व्यक्ति कोई रूल बना देता है, भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इस चीज़ को ऐसे रखना है। तो जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तब तब रूल्स लाए जाते हैं, रेगुलेशंस लाई जाती हैं, उन्हें चेक किया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड लॉ। लॉ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ज़्यादा बात करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। तो लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच इम्पोज बाय एन अथॉरिटी टू कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटी इन अ सोसाइटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सोसाइटी में, दैट्स कॉल्ड लॉ। लॉ इसलिए आता है, मैंने बताया आपको कि जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो लॉ आता है। प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ने की मैंने प्रॉब्लम भी बताई। पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। जहां कम लोग होंगे वहां पर कम प्रॉब्लम्स होंगी, जहां ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। और उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए लॉ लाया जाता है। सर फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले मैं लॉ के बारे में और थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। लॉ फिक्स होता है नेचर में। सपोज इफ आई टॉक अबाउट लॉ, तो सपोज अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, अपनी कार में जा रहा हूँ और मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, और चाहे मैंने किसी भी वजह से नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे चेस्ट में पेन था या वट एवर द रीज़न, कोई प्रॉब्लम थी मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, मुझे स्टमक एक था, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे अगर कोई पुलिस वाला मिलता है और मुझे दिखता है मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, लॉ तो यही है। आप ये मत कहना सर मैं कितनी बार सीट बेल्ट बिना लगाए जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पकड़ा, आज तक नहीं पकड़ा। मैं लॉ बता रहा हूँ आपको, लॉ क्या है। आप लॉ को तोड़ रहे हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो पुलिस वाला मेरा चालान काटेगा, चाहे मैं कुछ भी रीज़न दे दूँ, साहब मेरी चेस्ट में पेन था, मेरे स्टमक एक था, वो नहीं मानेगा। अगर लॉ सबके लिए इक्वल है,
लॉ बराबर है, चाहे आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं। लॉ की एक प्रॉब्लम है कि लॉ फिक्स होता है, वो राजा के लिए भी इक्वल होता है, प्रजा के लिए भी इक्वल होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। लॉ को सबको फॉलो करना होता है, लॉ की यही प्रॉब्लम है। और ये लॉ इसीलिए आता है इस प्रॉब्लम को ही ठीक करने के लिए कि लॉ सबके लिए इक्वल है। तो अकाउंटिंग में जब हम काम कर रहे थे, अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स करते हैं, फाइनेंस पे काम करते हैं, तो हम अगर लॉ लगा दें, अगर किसी भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट को लेकर लॉ लगा दें, लॉ को फाइनलाइज कर दें, तो सबके लिए फिक्स हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग सिस्टम होता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए कुछ प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, नॉट रूल बेस्ड। लॉ रूल्ड बेस्ड होता है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, जिन पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करते हैं। इस प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए लॉ में प्रॉब्लम थी, लॉ फिक्स है सबके लिए, लेकिन अकाउंटिंग को हम फिक्स तरीके से नहीं कर सकते, हमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में, तो मोस्टली जितना भी अमाउंट होता है सर्विस इंडस्ट्री में लोग एडवांस ले लेते हैं। इफ यू विल विजिट टू एनी क्लिनिक, टू एनी डॉक्टर, तो डॉक्टर अपनी फीस पहले ले लेगा, ओपीडी चार्जेस आपसे, और बाद में आपको देखेगा। तो एडवांस ले लिया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज में पैसा बाद में दिया जाता है जब प्रोडक्ट दे दिया जाता है। इंडस्ट्री वाइज बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से एक अकाउंटिंग फिक्स नहीं की जा सकती थी कि हर व्यक्ति इसी अकाउंटिंग को करे और अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। तो जरूरत पड़ी क्यों ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए जाए। अभी मैं आ रहा हूं इस क्वेश्चन पे भी, स्टैंडर्ड कौन लाया, कैसे लाया। तो जरूरत पड़ी क्यों ना स्टैंडर्ड लाए जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए जाए, अकाउंटिंग पर प्रिंसिपल्स लाए जाए। और मैंने इनकी विशेषता बताई कि ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ये रूल बेस्ड नहीं होते, ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। दूसरी विशेषता मैंने बताई कि इनका पर्पस जितने भी ऑल्टरनेट्स हैं, जैसे आप ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, ऑल्टरनेट्स हैं। जैसे लॉ तो फिक्स होता है, लॉ फिक्स है, लॉ सारे ऑल्टरनेट्स को रिमूव कर देता है। आप कोई भी बहाना नहीं मार सकते कि मैं इसलिए कर रहा था, मैं इसलिए ऐसा सोच रहा था, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा था। आप लॉ में ऐसा बहाना नहीं मार सकते। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑल्टरनेट्स को रिड्यूस किया गया। जैसे बिल्डिंग कमर्शियल भी है और बिल्डिंग रेजिडेंशियल भी है। हो सकता है आप कहें कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में व्यापार करना, आप भी समझते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिकली आपको बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली आपको थोड़ा सा वो कॉस्टली भी होगा। तो कुछ चीजें अलग अलग हैं जो लॉ के लिए अलग एंगल से हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग एंगल से हैं। तो अकाउंटिंग फिक्स नहीं की जा सकती थी कि सभी के लिए इक्वल है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग लेवल पे हो सकती है। लेकिन अगर सभी दुनिया में अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग अलग अकाउंटिंग करेंगे। तो 100 में से जितने ऑल्टरनेट्स रिड्यूस किए जा सकें, ये पर्पस बना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। और लॉ का पर्पस था ऑल ऑल्टरनेट्स को रिमूव कर दो। तो लॉ रिमूव कर देता है ऑल्टरनेटिव्स को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस कर देता है ऑल्टरनेटिव्स को। ये बहुत रिड्यूस कर देता है कि इन्होंने 4 प्रिंसिपल बना दिए। इस टाइप की इंडस्ट्री ऐसे काम करें, बी टाइप की इंडस्ट्री ऐसे काम करें, सी इंडस्ट्री ऐसे काम करे, डी इंडस्ट्री ऐसे काम करे। बट लॉ होता है सबके लिए, सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक फिक्स है कि ऐसे काम करें। एंड अलग अलग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्ट है टू रिड्यूस द ऑल्टरनेटिव एंड लॉ का ऑब्जेक्ट है टू रिमूव द ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बिल्डिंग पे भी बात करी, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इसका रिड्यूस करना है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशू करती है कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या फिर कोई गवर्नमेंट या अदर रेगुलेटरी बॉडी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कौन इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? या तो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या कोई गवर्नमेंट और या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडी। सर क्या कवर करते हैं ये? बेसिकली जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, तो ये क्या कवरिंग करते हैं? इनके 4 ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग को कैसे, इस खर्चे को, इस इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, कितने रुपए पर उसे शो करना है, और प्रेजेंटेशन कैसे करना है और कहाँ डिस्क्लोज करना है। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, 12th में जब आप पढ़ते थे, 11th-12th में, तो आपके टीचर बोलते थे बेटा अगर नाम नहीं दिया हुआ, अगर आपने 10,000 रुपीज़ का माल परचेज किया, गुड्स परचेज किए, तो अगर बताया है कि कैश में परचेज किए तो आप एंट्री कर देंगे 2 कैश करके। अगर नहीं दिया हुआ तो आप पार्टी का नाम लिख देंगे या 2 क्रेडिटर लिख देंगे।
अकाउंटिंग में आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको ऐसे बताया, उस टीचर को किसने बताई ये बात? ये रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं जो स्टैंडर्ड्स पे लिखे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड सबके लिए बनाए गए थे। क्वेश्चन आता है सर कि ठीक है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे करना है। क्वेश्चन आता है सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए कैसे, इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ से आए, कौन लाया इन्हें? 1973 में, बहुत फास्ट में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। 1973 में, आज से 35-36 साल पहले, यूके के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स लोग बैठे, चलो भाई बात करते हैं, और उन लोगों ने कमेटी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। क्या बनाई? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। यूके में अलग अलग लेवल पे प्रोफेशनल्स बैठे जो अकाउंटिंग के ज्ञानी लोग थे 1973 में, और बैठकर बात करने लगे कि यार बड़ी प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग में कि 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग अलग अलग कहते हैं मेरी अथॉरिटी, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन भी देखा होगा, मेरी अजम्पशन ये है, मेरी अजम्पशन ये है, तो स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आप सबने इस टाइप की इंडस्ट्री को यही फॉलो करना है। तो कुछ प्रोफेशनल्स बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम कुछ प्रिंसिपल्स लिखते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई और उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने शुरू करे। क्या लिखने शुरू करे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर जो बनाए गए, मैंने आपको बताया वो किसने बनाए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। बट इसलिए ये सबके लिए मैंडेटरी तो नहीं थे इंटरनेशनली कि सब मैंडेटरी सब इसको फॉलो करेंगे, लेकिन काफी कंपनीज ने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। सर फिर भी फॉलो क्यों किया? इसका जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि सब जगहों पर जब सब करते हैं, कई बार कुछ चीजों का रीजन नहीं होता। कई बार हम ऐसा बोलते भी है, सर सबने किया तो हम भी कर ही रहे थे, हमें भी नहीं पता हमने क्यों किया, बट सब कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। बट दीपावली पर पूजा लक्ष्मी की जाती है। किसी से पूछो भाई आप लक्ष्मी की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजों के कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कस्टम एंड यूसेज होते हैं कि सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ने फॉलो करना शुरू कर दिया। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि बिग फोर का, समटाइम्स की इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है कि हमें अपना काम, जब कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ी कोई फार्म होती है या बड़ी कोई कंपनी होती है, तो वो सोच लेती है हमें अपना काम किसी बिग फोर को ही देना है, बात खत्म। हमने किसी नॉर्मल सीएसए मीडियोकर फर्म से काम नहीं कराना, हमें काम अपना देना है तो बिग फोर को ही देना है। चाहे बिग फोर चार्ज करें, वो कहते हैं कि ये ब्रांडेड है, क्वालिटी है, ब्रांड है उनकी, तो उन्हीं को देना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी, IASC जिसको बोला गया, जो कि यूके के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने शुरू करे, प्रिंसिपल्स लिखने शुरू करे। तो जब ये बनी तो ये बहुत सारी कंपनीज ने फॉलो करनी शुरू कर दी, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं थी। तो इंडिया भी देख रहा था बैठकर 1975 में, 2 साल बाद, कि भाई वहां पर ऐसा हुआ है। तो इंडिया में आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, तो गवर्नमेंट ही है खुद, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो कंपनी अफेयर्स को देखती है हमारी गवर्नमेंट। उन्होंने हमारे यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन ICAI को बोला कि साहब आप भी कुछ इस पर काम करिए। ICAI ने तुरंत 1977 में तुरंत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, जो कि 21 अप्रैल 1977 में फ्रेम हो चुका था, बन चुका था। उन्होंने ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, चलिए जी इस पे काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रीज को, फॉर्म्स को, कंपनीज को, मतलब जो भी उनके पास एंटिटीज थी, उन्होंने उनके 3 हिस्से करे, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी। उन्होंने लेवल 1, 2, 3 में इन्हें बांटा, और 1, 2, 3 में देखा कि इतने से करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, ये बाद का क्वेश्चन है। उन्होंने इंडस्ट्री को थोड़ा सा बांट दिया कि एक, मतलब मैं अगर लेवल 1, 2, 3 को बोलूँ तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेवल 1 सबसे बड़ी एंटिटी, लेवल 2 मीडियम साइज एंटिटी, और लेवल 3 स्मॉल साइज एंटिटी। उन्होंने 3 साइज की एंटिटी बनाई, बिजनेस को देखते हुए, इंडस्ट्री को देखते हुए, समझ रहे हैं, उनकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को देखते हुए, उन पर क्या क्या एक्ट लग रहे हैं उन चीज़ों को देखते हुए, जैसे सेबी भी लग रहा है, किसी पर फेमा भी लग रहा है, इनकम टैक्स में बहुत सारे एक्ट लग रहे हैं, तो उन्हें बड़ी एंटिटीज में रख लिया। ऐसे करके उन्होंने वाइफरकेट कर लिया 3 हिस्सों में। एंड 1999 में
1999 में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने सेक्शन 210A के अकॉर्डिंग कंपनीज के लिए नाकास, सुना होगा आपने, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बिठाई ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, NACAS, नाकास। अब नफरा हो चुका है, अब नफरा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नफरा हो चुका है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो बैठाई गई है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने कहा कि एक काम करो, नाकास बनाओ कंपनीज के लिए, और वो ढूंढेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो बनाएंगे स्टैंडर्ड कंपनीज को कैसे काम कर रहा है। बट नाकास बनाया ही नहीं गया, ICAI वालों ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर दिए थे, अपना काम करना शुरू कर दिया था। 2001 में नाकास का जन्म हुआ, नेशनल किसका, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म हुआ 2001 में, और उन्होंने कुछ नोटिफाइड करे AS, वो भी देखो कितनी देर में, 2006 में 7 दिसंबर 2006 में उन्होंने फ्रेम करे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नोटिफाइड करे, सॉरी फ्रेम में नहीं, नोटिफाइड कर दिए कि ये हम ला रहे हैं। एंड फाइनली 2007-8 में उन्होंने एप्लीकेबिलिटी कर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अगर हम बात करें तो दो चीजों का जन्म हो चुका है, एक ICAI और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर ने नाकास से बनवाए नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो किसने बनाए, नाकास ने। नाकास क्या है सर, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम अब नफरा हो चुका है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सर 2007-8 से एप्लीकेबिलिटी हो गई, दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जन्म ले चुके थे। वन, कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नाकास ने नोटिफाइड किए थे। नाकास ने भी दो तरह की कंपनी बना दी, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने 3 तरह की एंटिटी बनाई थी, ऐसी नाकास ने 2 तरह की। ICAI ने 3 तरह की क्या क्या बनाई थी बताइए एक बार, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी, बड़ी, मीडियम साइज और छोटी। ऐसे ही नाकास ने 2 तरह की कंपनीज बना दी, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी एंड नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी और छोटी एंड बीच साइज की कंपनी एक तरफ कर दी। तो टोटली 2 तरह के स्टैंडर्ड हो गए, एक ICAI के द्वारा और एक कंपनीज के द्वारा। आज मैंने शुरुआत में बोला ही था अपनी वीडियो में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो या तो कौन लाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, मैंने बताया था रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो लाए गए हैं किसके द्वारा, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है, या फिर गवर्नमेंट जैसे कि नफरा और नाकास ये लाए। और तीसरा आपने सुना होगा ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। आजकल खुद कुछ एक्ट अपने स्टैंडर्ड अलग से बता रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट ने अपने स्टैंडर्ड बता दिए इनकम टैक्स वालों ने कि आप इनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करें हमारे लिए, हमारी प्रॉफिट के कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके स्टैंडर्ड्स हम बता रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो किस किस के द्वारा इशू करे एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी ICDS। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो मैं आगे बनाऊंगा इन्हीं टॉपिक्स पर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम आगे बात करेंगे इंड डेज पर और छोटी छोटी नॉलेज पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस for watching this video. Thank you so much.